Hello and welcome to the channel once again. My name is Harshit Rana and you are watching Prepixa. इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर 8 तक हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं. मेक श्योर आपने सभी लेक्चर्स स्कोर बूस्टर सीरीज के देखे हैं. टुडे इज लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 की शुरुआत करने से मैं पहले आपको बता दूं HPSET 2026 का एग्ज़ाम 10 मई को होने वाला है. YSP UGET का उसके अगले महीने जून या फिर जुलाई के आसपास ही AMRU CET का एग्जाम होता है. राइट. टॉपिक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या रहेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग. ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं. इस लेक्चर नंबर 9 में इन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से सवाल बन सकता है वो मैं आपको करवाऊंगा. ऑप्टिक्स पे ऑलरेडी एक लेक्चर 30 मिनट्स का लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं. ऑप्टिक्स को हमने एक अच्छा सा फेयरवेल दिया है. अब ऑप्टिक्स का वो 30 मिनट का लेक्चर ज़रूर देखना जिसके अंदर कंप्लीट ऑप्टिक्स के जहाँ से सवाल बन सकता है वो सवाल मैंने आपको करवाए हैं. ज़रूर देखना यार. और लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक ऑप्टिक्स के जो भी सवाल हुए हैं उनमें से ज़रूर आपके एग्जाम में सवाल आएगा. और वो 30 मिनट वाला लेक्चर ज़रूर देखना. रे ऑप्टिक्स इन 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आज सवाल होगा और साथ ही कैपेसिटर पर भी आज के लेक्चर में सवाल हम करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग से, जहाँ पर ClF3 का आपसे शेप पूछा गया है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. व्हाट इज द शेप ऑफ द ClF3 मॉलिक्यूल? तो Cl मीन्स क्लोरीन और फ्लोरीन का एक स्ट्रक्चर है जिसको ClF3 का मॉलिक्यूल बोला है और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. राइट. 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स वो यूज़ करता है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में. राइट. बाकी उसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं, मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इस तरीके से उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है. अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है. थोड़ा आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो इट इज़ अ टी शेप्ड. आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है दैट द ClF3 इज टी शेप्ड. तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टी शेप्ड. तो शेप कैसी है ClF3 की? दैट इज टी शेप्ड. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. याद रहेगा सभी को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टी शेप्ड. क्लियर सभी को? क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सवाल है और आपके जो ये AMRU पैरामेडिकल नर्सिंग के पेपर हैं उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर? इसमें से किस बॉन्ड के पास में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड इज ड्यू टू द चार्जेस, ड्यू टू द आयंस. राइट. तो आयोनिक बॉन्ड ना डायरेक्शन लेस होता है. मीन्स कहीं से भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है. राइट. फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. दैट इज आयोनिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड भी डायरेक्शनल नहीं होता है. राइट. बट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है अपना जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड. ये डायरेक्शनल कैरेक्टर शो करता है. राइट. इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, राइट, तो वहाँ पे आपने वो देखा होगा ना, जैसे कोई फॉर एग्जांपल P है, ये P सब सेल है और एक दूसरा P सब सेल है. तो ऐसे ही हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये सब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा. तो वहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनको कहा जाता है कि इनके पास में डायरेक्शनल कैरेक्टर है. आप इसको एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के पास में होता है डायरेक्शनल कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड के पास में होता है नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर. ये आप याद रख लेना 2 चीज़ें. इससे आपके सवाल इस तरह का सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, द
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। अपने को पी इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब एक पी सबशेल है हमारे पास में, पी ऑर्बिटल है का कोई ऑर्बिटल है पी का, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसका हमने को एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एल, अंडर रूट में है सारी चीज़ें, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो एल यहाँ पे क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपका एस ऑर्बिटल है मतलब एस सबशेल है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0। पी है तो उसके लिए एल का वैल्यू होता है 1। तो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, राइट, पी में हमारा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस पूरे फॉर्मूले के अंदर हम एल की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 2h अपॉन 2 पाई। क्लियर, ये थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करें, ये हमारे पास में हो जाएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाइड आप कर सकते हो, ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 2, रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2h अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है नीचे, पाई, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आंसर आएगा h अपॉन अंडर रूट 2 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन आप सभी को। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता देंगे आप किसी के भी लिए, आपसे पी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है तो एल की वैल्यू हमने क्या रखी है 1। आपसे एस के लिए पूछते तो एल की वैल्यू हो जाती 0, डी के लिए पूछते तो एल की वैल्यू हो जाती 2, लाइकवाइज, ठीक है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्या ऑर्डर होता है, राइट। आपसे ये हैलोजन जो आपका ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप के लिए आपसे पूछा है, जो फ्लोरीन क्लोरीन है, ये जो इनका जो ग्रुप 17 है उसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं, राइट। क्लियर है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि जब आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, आप किसी भी एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो यहाँ पे आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे, ऐड करने पर रिलीज होने वाली एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। दो तरह की ये चीज़ें हैं इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है कि जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, समझे। सो दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या करेक्ट ऑर्डर बन सकता है यार, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है और आयोडीन का। तो उसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं यही समझाने वाला हूँ, जो भी ऑरली बताया उसको आप लिख भी सकते हो। अगर आपको याद रहेगा ये हमेशा के लिए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट एग्जाम डे तक तो यार याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे आप किसी भी गैसियस एटम के अंदर, आइसोलेटेड गैसियस एटम मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स ना फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पहले से बॉन्डेड है तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता है, तो इसलिए टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हुई है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी दी गई है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी रिलीज हुई है।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, बट एब्जॉर्ब होती है बहुत रेयर केसेस में, राइट। वो अपने को नहीं पढ़ना, वो बहुत हायर लेवल पे चला जाता है, अपने को पढ़ना है कि रिलीज हो जाती है। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, मीन्स एनर्जी रिलीज हुई है। हैलोजेंस हैव लार्ज एफिनिटी टुवर्ड्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखो हैलोजेंस के लिए के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए अगर, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन की के लिए एफिनिटी होती है, एफिनिटी को मैं बोलूँ तो उनको की इच्छा कि उनको यार एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, डिज़ायर उनके पास ज़्यादा होती है एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, बिकॉज 7 उनके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी है, एक और मिल जाएगा तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखी है चीज़ें। तो हैलोजेंस में बहुत लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है, मींस एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग जब उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो एनर्जी रिलीज कर दी उन्होंने तो वो बहुत स्टेबल हो गए, राइट। तो आगे अब एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 5 स्टार ये कॉन्सेप्ट है, अक्सर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। हैलोजेंस आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स, लार्ज नेगेटिव वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। 7 ऑलरेडी होते हैं उनके आउटर मोस्ट में। जैसे मैंने आज लेक्चर की शुरुआत करी क्लोरीन से, तो क्लोरीन इन्हीं का मेंबर है ना 17 ग्रुप का। तो एक इलेक्ट्रॉन के उसके पास में कमी थी, तो उसके आउटर मोस्ट में हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे। तो उसका बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया, राइट। तो अब उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसका वेरिएशन कैसे आता है इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में क्या होता है, जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो लेस नेगेटिव होती रहती है, ठीक है। देखो साइज बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद एनर्जी कम रिलीज करेगा, इसका ये मतलब है, क्लियर। इन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। लेस नेगेटिव का मतलब ये है बच्चे कि कम एनर्जी वो जो है रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में, ठीक है। जो जितना छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में, क्लियर है। सो डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस, वही मैंने आपको अभी बताया। तो ऑर्डर जो उसको फॉलो करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। बट यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, इसीलिए ये सवाल आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखी जाती है। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो लेस नेगेटिव होती है क्लोरीन से। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, तो करेक्ट ऑर्डर ये बन जाता है। फिर होना तो फ्लोरीन का चाहिए था, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटनी चाहिए थी, बट फ्लोरीन यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देता है चीज़ों को, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल होता है। तो फ्लोरीन से ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्लोरीन में एटम देने के बाद रिलीज होती है क्लोरीन से, समझे इस चीज़ को। सो जो करेक्ट होता है ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो ये हो जाता है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की और क्लोरीन की ब्रोमीन से भी ज़्यादा एंड देन आयोडीन, ठीक है। डाउन द ग्रुप ऑर्डर डिक्रीज होता है, बट फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में जो साइन है ना वो रिवर्स हो जाता है, बस क्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फील करते हैं और उस रिपल्शन के कारण
ये सारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लियर है ये बात? समझ में आई सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसका स्नैपशॉट ले लो या इसको लिख लो, प्रैक्टिस करो इसकी जैसे और सवाल अगर आपको मिलते हैं तो कहीं पे। अब एक सवाल आता है कैपेसिटर के ऊपर और कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड को लेकर के। तो हम 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के लिए, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं एनर्जी को। एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं हाफ CV² एनर्जी के लिए, कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके लिए। एक हम पढ़ते हैं Q²/2C और एक हम पढ़ते हैं हाफ QV। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा तो उसको टिक करके भाग आना। बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, टाइम टेकिंग है, सॉल्व करते हैं, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया है और उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर हुई है वो यू हुई है। जो चार्जेस बैटरी से हम उसको चार्ज कर रहे थे, हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और उसकी जगह पे एक दूसरा आइडेंटिकल कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट कर दिया। कैसे? पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो ये ऑलरेडी एक कैपेसिटर था, तो हमने इसके पैरेलली एक कैपेसिटर जो है वो और कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है? तो अब जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो एनर्जी 3U/2 हो जाएगी? क्या वो एनर्जी सेम रहेगी? क्या वो एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी? क्या वो एनर्जी आधी हो जाएगी? वो हमें बताना है। तो यार देखो, पैरेलल में जब आपने उसको किया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जो चार्ज होगा ना वो इन चार्ज दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो चार्ज होगा वो इन दोनों प्लेट्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब चार्ज जो है वो आधा हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो आप, चार्ज आधा हो जाएगा, राइट? चार्ज क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। या फिर हम किसी दूसरे फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं कि इसमें चार्ज आधा हो जाएगा, तो फिर ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसको एक दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, जस्ट वेट। ओके, सो लेट मी राइट दिस फॉर्मूला अगेन, Q²/2C ये फॉर्मूला होता है, राइट? चार्ज आधा हो जाएगा दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो Q/2 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी ना। तो इससे क्या होगा? Q² by 4 into 2C हो जाएगा। क्लियर है? Q/2 का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डेनोमिनेटर में आ जाएगा, और Q² ही रहेगा। अब ये जो पूरा टर्म है ये तो U के बराबर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ U/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर C। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से? तीनों फॉर्मूले याद रखना एनर्जी स्टोर्ड के, कैसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में सर क्या रहेगा? अब स्कोर बूस्टर का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मॉडर्नाइज होगा, समथिंग डिफरेंट, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट के अंदर हम मॉल कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस होंगे, साथ ही मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। ये 2 टॉपिक केमिस्ट्री के और ये 2 टॉपिक फिजिक्स के। इनसे लगभग 12-13 सवाल होंगे, वो अच्छे से आपको करना है। लेक्चर नंबर 10 ज़रूर देखना है, ठीक है? इसी के साथ एक 30 मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट जो भी चल रहा है, अभी 30 मिनट्स में हमने रे ऑप्टिक्स किया है और अब हम 30 मिनट्स में करेंगे कैपेसिटर। अब हम 30 मिनट्स में करेंगे कैपेसिटर के क्वेश्चंस, राइट? कैपेसिटर इन 30 मिनट्स। ओके, तो फिर हमारा ये टॉपिक भी कैपेसिटर वाला भी को भी हम एक ऑनर कर देंगे, ठीक है? जिससे रे ऑप्टिक्स का हमने अभी तक को फुल स्टॉप किया है, ऐसे कैपेसिटर का 30 मिनट्स करके उसको भी बाय बाय कर देंगे। तो ऐसे वो सीरीज़ चलती रहेगी। तो इस चैनल पर जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत अच्छे से आपको उसको फॉलो करना है।
That's all for today. See you soon in the next video. Thank you so much for watching.